नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे टॉपिक पर फोकस करते हैं जो नॉर्सेट जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हर नर्सिंग प्रोफेशनल के लिए बहुत ही जरूरी है। टॉपिक है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये एक ऐसा स्किल है जिसे जानना सिर्फ एग्जाम के लिए ही नहीं बल्कि मरीज की सेफ्टी के लिए भी सबसे जरूरी है। तो चलिए सीधे एक क्लिनिकल सिचुएशन में चलते हैं। जरा सोचिए, आप वार्ड में हैं और एक मरीज को तुरंत खून चढ़ाने की जरूरत पड़ जाती है। ऐसे में सबसे पहला एक्शन क्या होगा? ये सवाल सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि पूरी की पूरी प्रक्रिया में ना प्रिसिजन और नॉलेज दोनों की जरूरत होती है, और एग्जाम में बस यही चीज परखी जाती है। ठीक है, तो अब इसमें थोड़ा और डीप में जाते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ट्रांसफ्यूजन का फैसला आखिर लिया कब जाता है। देखिए, ये सिर्फ हीमोग्लोबिन के लेवल पर डिपेंड नहीं करता बल्कि मरीज की पूरी क्लिनिकल पिक्चर पर डिपेंड करता है। और हाँ, कुछ खास नंबर्स हैं जो याद रखने ही पड़ेंगे। देखिए, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ब्लड बैंक्स, जिसे हम एबीबी कहते हैं, उसकी गाइडलाइंस ये कहती हैं कि अगर कोई मरीज स्टेबल है, उसमें कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं और उसका हीमोग्लोबिन लेवल 7 ग्राम्स पर डीएल से नीचे चला जाता है, तो ये पैक्ड रेड ब्लड सेल यानी पीआरबीसी ट्रांसफ्यूजन का एक पक्का संकेत है। ये एक क्रिटिकल वैल्यू है और एग्जाम्स में ये सवाल अक्सर आता है। पर कहानी में एक ट्विस्ट है, एक एक्सेप्शन। जिन मरीजों को कोरोनरी आर्टरी डिजीज है या फिर जिनकी कोई बड़ी ऑर्थोपेडिक सर्जरी हुई है, उनकी बॉडी पर स्ट्रेस ज्यादा होता है, तो ऐसे केसेस में ये थ्रेशोल्ड 8 ग्राम पर डीएल हो जाता है। बस यही वो छोटी छोटी बातें हैं, वो बारीकियां हैं जो एग्जाम में दूसरों से आगे ले जाती हैं। पहले के ज़माने में ना होल ब्लड का इस्तेमाल काफ़ी आम था, लेकिन अब हम कंपोनेंट थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। मतलब बिल्कुल सीधा सा है, मरीज को सिर्फ वही कंपोनेंट दिया जाता है जिसकी उसे असर में ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं कि ये मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। ओके, ये जो टेबल है ये एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिए, पीआरबीसीज को चढ़ने में लगते हैं 2 से 4 घंटे और ये अनीमिया के लिए है। वहीं प्लेटलेट्स और फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा यानी एफएफपी बहुत तेज़ी से दिए जाते हैं, सिर्फ 15 से 30 मिनट में। और होल ब्लड, वो अब सिर्फ मैसिव ब्लीडिंग या ट्रॉमा जैसी खास सिचुएशंस के लिए ही रिजर्व रखा जाता है। मतलब हर कंपोनेंट का अपना एक अलग मकसद है और अपनी एक टाइम लिमिट है। चलिए अब बात करते हैं प्रक्रिया के प्रैक्टिकल पहलुओं की। मतलब एक नर्स होने के नाते सेफ्टी पक्की करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने होंगे। याद रखिए, प्रोटोकॉल को फॉलो करना ही यहाँ सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। ये जो 4 स्टेप्स है ना, ये बिल्कुल नॉन निगोशिएबल हैं। इन्हें तो बस याद रखना है। स्टेप 1, मरीज की सहमति यानी इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना। स्टेप 2, टाइप एंड क्रॉस मैच। ये सिर्फ 72 घंटों के लिए वैलिड होता है और हाँ, ये नॉर्सेट का एक क्लासिक सवाल है। स्टेप 3, बेसलाइन वाइटल्स लेना, खास तौर पर मरीज का टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा है तो प्रोवाइडर को तुरंत बताना है। और स्टेप 4, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, ब्लड प्रोडक्ट को हमेशा 2 रजिस्टर्ड नर्स साथ मिलकर वेरीफाई करेंगी ताकि गलती की कोई गुंजाइश ही न बचे। अच्छा, अब आईवी कैनुला की बात करते हैं। नॉर्मल ट्रांसफ्यूजन के लिए अडल्ट्स में स्टैंडर्ड साइज होता है 18 गेज, लेकिन ट्रॉमा जैसी सिचुएशन में जहां बहुत तेजी से खून चढ़ाना हो, वहां 16 गेज का यानी थोड़ा बड़ा कैनुला प्रेफर किया जाता है। साइज इसलिए मैटर करता है ताकि ब्लड सेल्स को कोई नुकसान ना पहुंचे। अब जो बात बताने जा रहा हूं वो एक गोल्डन रूल है, इसे बस गांठ बांध लीजिए। ब्लड प्रोडक्ट्स के साथ सिर्फ और सिर्फ 0.9% नॉर्मल सेलाइन यानी NaCl ही दिया जा सकता है। कोई दूसरा आईवी सोल्यूशन, खासतौर पर डेक्सट्रोज या लैक्टेटेड रिंगर्स वाले घोल नहीं, क्योंकि वो आईवी लाइन में ब्लड सेल्स को या तो जमा सकते हैं, जिसे हम क्लॉटिंग कहते हैं, या फिर तोड़ सकते हैं, जिसे हीमोलिसिस कहते हैं। तो बस ऐसे याद रखिए, ब्लड और 0.9% नॉर्मल सेलाइन पक्के दोस्त हैं। इनकी दोस्ती के बीच कोई तीसरा नहीं आ सकता। ये टाइमलाइन भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम ट्रांसफ्यूजन हमेशा धीरे धीरे शुरू करते हैं, लगभग 2 ml प्रति मिनट की रफ्तार से, ताकि किसी भी इमीडिएट रिएक्शन का पता चल सके। पहले 15 मिनट ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं। नर्स को मरीज के पास ही रहना चाहिए। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, ब्लड बैंक से इशू होने के 4 घंटे के अंदर अंदर पीआरबीसीज की यूनिट चढ़ जानी चाहिए। क्यों? ताकि सेप्सिस जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा ना हो। अब आते हैं उस टॉपिक पर जहां एक नर्स की सतर्कता सबसे ज्यादा काम आती है, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस को पहचानना और उन्हें मैनेज करना। ये नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक बहुत ही बड़ा और अहम हिस्सा है।
रिएक्शंस को हम दो मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक तरफ है नॉन लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शंस, जैसे कि फेब्राइल रिएक्शन या कोई हल्की फुल्की एलर्जी। यह ज्यादा कॉमन है, लेकिन असली तैयारी होनी चाहिए लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शंस के लिए, जैसे एक्यूट हीमोलिटिक रिएक्शन, सेप्सिस, TRALI मतलब ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी, और टैको यानी ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड सर्कुलेटरी ओवरलोड। इनके साइंस को तुरंत पहचानना आना चाहिए। तो इसके क्लासिक साइंस क्या हैं? अगर मरीज को ठंड लगकर बुखार आता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, या वो पीठ के निचले हिस्से में दर्द की शिकायत करता है, तो ये सब रेड फ्लैग्स हैं। इन लक्षणों को कभी भी भूलकर भी नजरअंदाज नहीं करना है। इस बात पर जितना जोर दिया जाए उतना कम है। अगर कोई सीरियस रिएक्शन होना है तो वो अक्सर शुरुआती दौर में ही होता है। इसलिए पहले 15 मिनट मरीज के पास रहना सिर्फ एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, ये एक सेफ्टी इम्पेरेटिव है। मतलब ये करना ही करना है। अगर जरा सा भी शक हो कि रिएक्शन हो रहा है तो ये 4 कदम इमीडिएट प्रायोरिटी हैं। सबसे पहला कदम, हमेशा ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप करें। दूसरा, आईवी लाइन को चालू रखने के लिए एक नई ट्यूबिंग से नॉर्मल सेलाइन शुरू करें। तीसरा, तुरंत प्रोवाइडर और ब्लड बैंक को इन्फॉर्म करें। और चौथा, मरीज को असेस करें और वाइटल्स की लगातार निगरानी करें। ये सेफ्टी प्रोटोकॉल सचमुच जान बचाने वाला साबित हो सकता है। चलिए, अब एग्जाम के लिए कुछ सबसे इम्पॉर्टेंट और बार बार पूछे जाने वाले फैक्ट्स का एक क्विक फायर रिव्यू करते हैं। इसे याद कर लीजिए, PRBCs की एक यूनिट से मरीज का हीमोग्लोबिन आमतौर पर 1 ग्राम पर DL तक बढ़ता है और हीमाटोक्रिट 3% तक। ये ट्रांसफ्यूजन का असर जांचने का एक जरूरी बेंचमार्क है। एक बार फिर से टाइम लिमिट्स को दोहराते हैं। PRBCs के लिए 2 से 4 घंटे, प्लेटलेट्स और FFP के लिए बहुत तेजी से 15 से 30 मिनट में। ये टाइम का फर्क उनके कंपोनेंट्स और क्लिनिकल जरूरत की वजह से होता है। और ये रहा एक और क्लासिक सवाल, O नेगेटिव है यूनिवर्सल रेड सेल डोनर। क्यों? क्योंकि उनके रेड सेल्स पर कोई AB या RH एंटीजन नहीं होता। और AB+ है यूनिवर्सल रेसिपिएंट। क्यों? क्योंकि उनके प्लाज्मा में एंटी-A या एंटी-B एंटीबॉडीज नहीं होती। और हम इस सेशन को इस एक सोच के साथ खत्म करते हैं। ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन लगातार इवॉल्व हो रही है। पेशेंट ब्लड मैनेजमेंट से लेकर नई स्टोरेज टेक्निक्स तक भविष्य में नर्सेज को इन नई तरक्कियों के साथ खुद को ढलना होगा और सेफ, इफेक्टिव केयर देना जारी रखना होगा। तो हमेशा सीखते रहना बहुत जरूरी है। तैयारी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।